इलेक्ट्रोस्टैटिक, शुभारंभ किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है। असाइनमेंट आपको 1-2 डेज में मिल जाएगा। इस यूनिट पे मेन आपको क्वेश्चंस में ही फोकस करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होती है भाई। समझ गए बात? ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला प्रश्न आता है कि हम पढ़ते क्या हैं। तो हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। देखो इसी वजह से चुन्नू मुन्नू बेटे बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, पढ़ाई शुरू करो। हमने क्लास शुरू कर दी है। स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात, यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रो वर्ड जो निकला है वो चार्ज से कनेक्टेड है, दैट इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, बात को समझो। ठीक है, और फिर हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी किससे कनेक्टेड है, तो मैंने कहा भाई ये तो चार्ज से कनेक्टेड है। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें? हमें पढ़ना है एक ऐसे चार्ज के बारे में जो हमेशा कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। फिर एक समस्या आई, काफी टाइम से हम लोग एक नाम ले रहे हैं, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं, चार्ज होता क्या है तुमको ये मालूम होना चाहिए। आ जाओ बेटा, जल्दी 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 हो। चार्ज होता क्या है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ, क्योंकि जो बोलने वाला हूं उसको सुनना पड़ेगा आपको, और इत्मीनान से सुनना पड़ेगा। देखो चार्ज को अच्छा आपने भी कई बार नाम सुना होगा, आपने अपने मुंह से चार्ज बोला भी होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या होता है, क्या समझते हो इस वर्ड से? मुझे किताबी ज्ञान मत देना, बहुत है मेरे पास। अपनी भाषा में जो तुम समझते हो वो बताओ। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उर्दू, तमिल, मराठी, तेलुगु, सारी भाषाएं चलेंगी। ठीक है, कह रही हाँ, जैसे बोले तो लेती हैं। हाँ, चार्ज क्या होता है? शक्ति प्रदान करता है। मतलब अभी हम तुम्हारे दुई धर दे पिछवाड़े पे, तुम्हारी शक्ति आ जाएगी, तुम्हारा चार्ज दे दिया हमने, ऐसा कुछ है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि शक्ति प्रदान करता है, ये क्या बात हुई? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आना जाना चार्ज ट्रांसफर कहलाता है, चार्ज नहीं कहलाता। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो एनर्जी बनती है वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज नहीं कहलाता। तुम बोलते जो हम गलत प्रूव करते जाएंगे आधे आधे सेकंड में तुम्हें। हाँ बोलो, नहीं बोलोगे तभी तो सही जानोगे। आप समझो ना इस चीज को, मैं क्यों बुलवा रहा हूं आपसे। जैसे इन्होंने अपनी बात कही, मैंने कहा यहां ये गलती, उन्होंने अपनी बात को, उनके तो एकदम हमने फजीहत कर दी। ठीक है, भाई साहब ने बोला, उनको भी गलत बोला। तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सही मतलब क्या है। तुम बोलते जाओ, मैंने क्या कहा, तुम बोलते जाओ, मैं आधे आधे सेकंड में तुम्हें गलत प्रूव करूंगा। क्यों? उसे सीखोगे तो कम से कम, नहीं तो वही गलत धारणा आपके मन में बनी रहेगी। हाँ दीदी बोले। किसी बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल करने की प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। वो तो दो मास भी आप रख देते हैं, वो भी अट्रैक्ट कर जाते हैं। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको पता ही नहीं भाई, कल रात में मैंने फील्ड तो यार याद ही नहीं किया, ये तो नया आ गया। हे हरिराम, ये क्या हुआ? सही बोला वो, बस उसके टर्म्स में थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूंगा। देखिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी आपको बताता हूं, चार्ज को समझना है। पहली चीज ये एक पार्टिकल नहीं होता, इट इज अ प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से सुनना, इट्स नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ प्रॉपर्टी। ये एक गुण है किसी भी बॉडी में पाया जाने वाला। वो गुण ना वो डेवलप होता है, वो कोई बाहर से लेके नहीं आता, हर बॉडी के अंदर होता है, बस डेवलप करने। जैसे आपका टैलेंट है, कोई बाहर से नहीं देगा तुमको कि ये लो सवेरे दोपहर शाम 10-10 ml घोल के पी लेना, टैलेंट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, खांसी की दवा थोड़ी ना है। टैलेंट हमारे ही अंदर है, हम हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना निखार पा रहे हैं, कितना बाहर लेके आ पा रहे हैं। ऐसे ही चार्ज है। सुनिएगा, एक छोटी सी कहानी समझाता हूं आपको। एक मध्यवर्गीय परिवार में एक इंसान कमाने वाला था, समझिएगा। पूरे महीने वो मेहनत करता है,
तब जाके उसको ऐसे ही 25-30 हजार रुपए सैलरी मिलती है। एक दिन सैलरी बटी, महीने की पहली तारीख को बड़ा खुश था। आपने न्यूज सुनी होगी, भोर के लुटेरों ने लूट लिया। अरे भोर के लुटेरे मतलब सवेरे सवेरे खड़े होते हैं अंधेरे में यार, न्यूज अक्सर आती रहती है। तो मैं चलो ये कहानी में ये आपको एक छोटा सा ट्विस्ट डालता हूं। बड़ा खुश होकर वो वापस आ रहा था अपने घर, तो सोच रहा था कि इससे मैं, छोटा बच्चा है, उसके खिलौने खरीदूंगा, ये इतना पैसा राशन में लग जाएगा, बाकी बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें प्लानिंग करता चला आ रहा था। दो आदमी पीछे से आए, ऐसे पीछे से उसके चाकू लगा दिया। ठीक, चल भाई जितना हो तेरे पास निकाल, नहीं चाकू अंदर और तू ऊपर। ठीक है, ये छोटा सा डायलॉग गया उसके पास, डर गया बेचारा वो। एक सोचे साधारण इंसान कहां लड़ पाएगा यार, वो भी चाकू वाकू जो लोग लिए हैं, है ना। परेशान हो गया, अरे भैया छोड़ दो भैया, जाने दो, इसी से हमारा घर चलता है, ये वो गिड़गिड़ाने लगा। नहीं माने वो लोग। फिर मामला सेटल हुआ, अच्छा चलो तुम्हारा 25,000 मिलते, 5,000 तो ले जा, या चल 25,000 मिलते हैं, 20,000 तो ले जा। फाइनल डीलिंग यहां पे हुई, 20,000 ले जा, 5,000 तो हम ले जाएंगे। वो भी मान गया, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, अब परेशान तो होगा भाई, क्योंकि एक बहुत मेहनत करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। 5,000 कम हो गए, टेंशन आ गया। अभी आप ही लोग के 500 गिर जाए, आप सोचिए आप अपना मेंटल लेवल, आप तो कमाते नहीं हो, पापा से लेते हैं पैसे, तो आप, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपके 500 गिर गए, या चलिए आप एक काम करते हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए 5,000 आपके गिर गए। ठीक है, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपके 5,000 गिर गए, क्या होगा, परेशान हो गए ना। ऐसे ही वो बंदा परेशान हो गया। अब एक जीवित प्राणी उसको रास्ते में मिला, एक संत मिले, पूछते बेटा क्यों परेशान हो। कहता बाबा ऐसी ऐसी घटना हो गई। अच्छा, तो बाबा ने पैसे वैसे तो नहीं दिए, बाबा ने वहां फिजिक्स लगानी शुरू कर दी। अच्छा ये 25,000 लेके आ रहा था, इसके 5,000 कम हो गए, 5,000 जाने की वजह से परेशान है, अगर इसको किसी तरह से 5,000 वापस मिल जाए तो खुश हो जाएगा। सही बोला। तो उसके पास वो 5,000 अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी थी उस बंदे के पास जिसके पैसे गए। जब वो पूरी सैलरी लेके आ रहा था तो वो न्यूट्रल था, वो नहीं चाहेगा कि उसको अलग से कोई पैसे दे, वो नहीं चाहेगा उससे कोई पैसे ले, बड़ा ईमानदार टाइप का आदमी था। वो अपने 25,000 में खुश था, लेकिन 5,000 जैसे ही चले गए वो परेशान होगा। वो कह रहा है यार ये 5,000 किसी तरह मेरे पास आ जाए तो मेरा खर्चा चल जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही 5,000 गए, वही 5,000 अट्रैक्ट करने का एक नेचर आया। कहानी समझिएगा। ठीक, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको मिल गए, मैं ये कह रहा हूं कि उसके अंदर 5,000 जाने के बाद उस पैसे को अट्रैक्ट करने का एक नेचर आ गया। क्लियर बोला ना, सही समझ में आई बात। तो नेचर क्यों आया, जब आपने उसके, अब देखो मैं टेक्निकल पे जा रहा हूं थोड़ा धीरे धीरे, जब आपने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। इक्विलिब्रियम क्या था उसका, सैलरी 25,000 रुपए। दूसरी कहानी सुनिएगा, 25,000 रुपए लेके सैलरी वो घर चला, अचानक दो लोग मिले, क्या कहते हैं, ये एक्स्ट्रा पैसे तुम रख लो अपने पास, ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा रख लो। अब कोई ईमानदार आदमी होगा तो नहीं लेगा, कहेगा नहीं यार हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती उसको दे दिया। फिर से उसके दिमाग में तनाव आएगा, यार अभी घर जा रहा हूं, घर में पूछेंगे 5,000 कहां से, मैं क्या जवाब दूंगा, टेंशन। अब वो क्या कहे, अरे यार ये 5,000 रुपए कोई हमसे ले जाए तब मैं जाके रिलैक्स हो जाऊंगा। तो इसका मतलब जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आए तब भी वो टेंशन में आए बेचारा। अब क्या कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा आया वो किसी तरह चले जाए। तो दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। और एक बात आप अच्छे से जानते हो कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी सिस्टम का, तो उसका एनर्जी लेवल, चलिए आप बताइए, घटेगा कि बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका एनर्जी लेवल घटेगा कि बढ़ेगा। अब जैसे आप बेंच पे बैठे हो, मैं तो बड़ा देसी एग्जांपल देता हूं, बेंच पे बैठे हो, क्या आप इक्विलिब्रियम पे हो? बिल्कुल हो। आपके बेंच के नीचे मैं आग जला दूं, बैठे रहोगे कब तक है? जब तक वो लकड़ी जलेगी नहीं ना, जब जलने लगेगी लकड़ी तब भी बैठे रहोगे, पानी ढूंढोगे फिर बेटा। आप मेरी बात समझ गए? तो क्यों बोला ये बात, जैसे ही मैं आपको एनर्जी दे रहा हूं आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो कहने का क्या मतलब है, पूरी कहानी को फिजिक्स की भाषा में सुनिएगा। एक एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहा था या रुका हुआ था, अचानक से कोई एक जीवित प्राणी आया, उससे एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकाल ले गया, राइट। अब उस एटम के अंदर किसकी डेफिशिएंसी आई,
इलेक्ट्रॉन की। पूरी कहानी को मेरे शब्दों में सुनिएगा। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए सारे उसके ऑर्बिट्स। इसकी कहानी एक बार आपको बताई थी, याद है? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं बहुत सारी। खैर, मैं उसमें से आपको कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं। तो ये लाल वाले जो हैं, ये कुछ उसके इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, ये नहीं टच हुआ था। ये मान लीजिए उसके इलेक्ट्रॉन है। तो ये वो प्राणी था, ये बेचारा चला जा रहा था, अपनी जिंदगी जी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से एक जीवित प्राणी आया, उसने क्या किया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो यहां पे क्या आ गई? वैकेंसी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। अब जैसे ही वैकेंसी आई, ये खाली हो गया इतना। यहां पे एक ऐसे गैप कर दे रहा हूं, ऐसा गैप बनता नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। तो ये खाली हो गया। अब ये परेशान, अरे यार, पहले मैं अच्छा खासा जी रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था, मेरे इतने सारे पैसे चले गए, मतलब मेरे इतने इलेक्ट्रॉन चले गए। अब किसी तरह मुझे वो इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। अच्छा, अनस्टेबल क्यों हुआ वो सुनो। आप किसी आदमी से उसकी सैलरी तुम छीनोगे तो आराम से तो देगा नहीं। चाकू लगाओगे, गन लगाओगे, मारो पीटोगे, एनर्जी दोगे। बात समझ में आ गई? आखिरी बात क्या बोली? एनर्जी दोगे। तो सामान्य रूप से तो नहीं देने वाला ना इलेक्ट्रॉन आपको। तो आपने किसी भी रास्ते से इसको हीट सप्लाई की, एनर्जी दी, कोलिजन से हो गया, या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन टक्कर मार गया, या आपने डायरेक्टली हीट कर दिया, कुछ भी हुआ, इसके पास क्या गई? हीट। जैसे ही हीट गई तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही बाहर निकल के भागता है सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? एक जगह बन गई भाई, एक वैकेंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। अब हीट पाने के बाद ये हीट बढ़ी ना, इसकी एनर्जी बढ़ी तो इसकी स्टेबिलिटी कम हुई। मैं आपको पूरा रीजन समेत बता रहा हूं। हम लोग बोल सकते थे कि चार्ज वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फील्ड को क्रिएट कर लेती, लेकिन क्यों? उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो जैसे ही आपने हीट दी, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये डिस्टेबलाइज किया होगा। अब इस नेचर की हर बॉडी अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। कैसे स्टेबल करेगा? हीट निकाल के ही करेगा, ऑब्वियस सी बात। और हीट निकलेगी तब जब इसको इसका गया हुआ इलेक्ट्रॉन या उसके जैसा कोई इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा। तो ये क्या कहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता हूं। तो अपने चारों तरफ एक ऐसा जोन क्रिएट कर लेगा ये कि उस जोन में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको वापस बुला लेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। क्यों? खुद को इसको स्टेबलाइज करना है। 5000 जाने के बाद वो इंसान सोचेगा काश यहां 5000 पड़े होते, मैं उसको उठा लेता। यही तो सोचेगा। अब मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो वो 5000 जो गए उसको वही नहीं चाहिए, उसको किसी भी फॉर्म में 5000 चाहिए। कहीं पड़े मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, मतलब कैसा भी करके। अब मेरी बात समझ गए होंगे। लेकिन चाहिए वही 5000, चाहिए टोटल में क्या? 5000। तो चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन। कहां से आए इससे कोई लेना देना नहीं। कहेगा इलेक्ट्रॉन आ गया, मैं वापस से खुश हो गया, स्टेबल हो गया। ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का नेचर क्यों बना। और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का नेचर बनता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, हालांकि मैं आपको यह भी समझा सकता हूं कि पॉजिटिव कहते क्यों है, लेकिन इतने डीप में नहीं जा रहा। तो इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी में आएगा तो हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। मतलब चार्ज क्या है? चार्ज वो है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो यदि किसी बॉडी में जनरेट हो गई तो उस बॉडी के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाती है। आगे जाके इसी को पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। पिंकू बाबू, यही नाम लिया था आपने। इसी फोर्स फील्ड के बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज क्या हुआ? एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो जब किसी बॉडी में डेवलप होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और वो दो काम कर सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। मेरी बात समझ गए? तो ये फिलहाल अट्रैक्टिव वाली बात आई समझ में। अब रिपल्शन वाली बात, इसी की जस्ट बात समझो। देखो, कोई आपसे पूछता नहीं कि व्हाट इज द चार्ज, लेकिन क्या है ना, बहुत बेसिक चीज है तो मालूम होना चाहिए। अब वही एटम है, ऐसा है, मान लीजिए 1s2 2s2 2p6 होता है कि नहीं?
ये था। अब क्या किया हमने, इसको फोर्सफुली एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो उसको अलग कलर से दिखाऊंगा। कैसे भी करके इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक। अपने आप तो लेगा नहीं, लेगा क्या? नहीं लेगा। वही ईमानदार आदमी है ना। आप उसको यार ये 5,000 रख लो तुम अपने पास, 10 सवाल पूछ लेगा, तुम कहां से लेके आए हो, तुम्हें कहां से मिले, चुरा के तो नहीं लाए हो, किसी दूसरे का तो तुमने लूट चपेट के तो नहीं लिया पैसा। 75 सवाल पूछ लेगा, पूछेगा कि नहीं? फिर कहेगा ऐसा भैया हमें नहीं चाहिए, तुम ही रखो अपने पास। फिर तुमने उसको धीरे से चाकू दिखा, रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? उल्टा केस हो गया, रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? नहीं रखे, 50 से दिया मिले, रखो पैसा। अच्छा ठीक है दे दो, यही तो बोलेगा। ले लिया। नहीं तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं आएगा बेटा, इवन किसी के पास भी ऐसा कोई नहीं आएगा, ठीक है? रख लिया। आप सुनना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये फोर्सफुली आया। अब फोर्सफुली का मतलब क्या होता है? कोई इसको डांटेगा तो है नहीं वाकई में। फोर्सफुली का मतलब क्या है? आपने एनर्जी दी होगी तभी लगाया होगा इसको, बिना एनर्जी दिए नहीं आया होगा। तो एक बार इलेक्ट्रॉन डालने में भी आपने इसको क्या चीज दी? एनर्जी बोले तो हीट दिया ना, फिर से डिस्टेबलाइज हो गया। अब तुम्हारे पास मार पिटाई करके तुमको किसी ने 5,000 दे दिया अलग से तुम्हारी सैलरी के अलावा। अब तुम सोच रहा यार मैं क्या करूं यार, कैसे ले जाऊं यार, घर में अभी घरवाली पूछेगी कहां से लाए, क्या जुआ खेल के आओ, क्या करे हो, कहां से लाओ, क्या बताऊंगा मैं उसको? यही तो बात आ रही होगी, ठीक है ना? तो क्या बताऊंगा मैं उसको? तो मन क्या कर रहा है, अरे हटाओ यार फेंको इसको। लेकिन फेंक दिया, दूसरे दिन बंदा मिलेगा, वो कहां है पैसे, मैं क्या कहूंगा? फिर रखना भी मजबूरी है, लेकिन मन क्या कर रहा है? हटा दे, मन तो यही कर रहा है ना। तो रखना भी मजबूरी, क्योंकि एनर्जी लेवल तो बढ़ गया था। लेकिन मन क्या कर रहा है? हटा दे। ये क्या कहेगा? अरे यार ये किसी तरह से निकल जाए तो मैं क्या होऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, ऐसे ही तो बोलेगा। तो इसके पास ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का नेचर बना। मेरी बात समझ आई आपको? तो इसमें हम कौन सा चार्ज बोलते हैं? नेगेटिव, क्योंकि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला तो हमने कौन सा चार्ज बोला? नेगेटिव। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने कौन सा चार्ज बोला? पॉजिटिव। समझ गए बात? तो चार्ज के केवल दो ही नेचर होते हैं, या तो प्लस या माइनस। चार्ज होता क्या ये फील आ गया आप में? ये सब लिखो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मालूम होना चाहिए भाई। कोई अगर छोटा बच्चा आपसे पूछ ले कि चार्ज क्या होता है, जैसे आप घर पे पढ़ रहे हो, आपको कोई छोटा भाई बहन है, भैया या दीदी क्या पढ़ रहे हो? चार्ज पढ़, क्या होता है, क्या करो? 2 घंटा मारे भगा यहां से, चार्ज क्या होता है पता लगा खुद को नहीं आता है, उसको डांट के भगा दिया तुमने। अब समझाने लायक तो हो ना थोड़ा थोड़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अभी तक आपने क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। अब एक काम करो, एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको लिखवाऊंगा। It is a property of matter. It is a property of matter due to which it produces an electric and magnetic effect. Due to which it produces an electric and magnetic effect. अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट की बात जो आती है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो हमेशा आपको देगा ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा, थोड़ा गैप करके ही लिखना, अभी मैं कुछ बीच में कर दूंगा। चार्ज एट मोशन, ये दोनों दे देगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट
मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इस चीज को समझिएगा ध्यान से। एक तो कंडीशन यहां पे बनेगी, ये हमारा कैपिटल क्यू है, ये है रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां खड़ा एक बंदा, इसके साथ भी सेम कहानी, ये भी रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू, यानी दोनों ग्राउंड पे ही रेस्ट पे है। तो ये बंदा आपको क्या बोलेगा? ये बंदा बोलेगा चार्ज क्या देगा? केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मेरी बात समझ गए? ये बंदा क्या बोल रहा है कि जो चार्ज है वो क्या देगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रहा है। दूसरा, और इसी में एक फिगर और पॉसिबल है, ये मैंने क्यों लिखा ये देखिएगा। ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, ये भी हो सकता है। मतलब ये भी V से जा रहा है, V0 से जा रहा है, और ये भी V0 से जा रहा है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो यहां पे क्या बोलूंगा? रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये बंदा भी बोलेगा कि केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा, मतलब इस मैन को ये चार्ज हमेशा कैसा अगर दिख रहा है? रेस्ट पे, तो सिर्फ बोलेगा कि उसका हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आ रहा। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत? दूसरा सुनो, अभी ये चार्ज है, ये मोशन में है, बट जो मैन है वो रेस्ट पे है। रिलेटिव मोशन आ गया कि नहीं? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलने लगे। यहां ध्यान दो, यहां दोनों एक्चुअली रेस्ट पे थे, तो मैन ने बोला केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रहा है। यहां पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, तब भी मैन क्या कह रहा है? केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहा है। यहां क्या है? ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, राइट? अब ये मैन क्या कहेगा? ये मैन कहेगा कि जो चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों दे रहा है, यानी ये वाली बात। दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है ना, तो मैंने एरो बना के रिकमेंड कर दिया उस चीज को। हो गया भाई? फोन उन या साइलेंट कर लो अपने, कर लो बे, मना थोड़ा कर रहा हूं। हो गया? डन? कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए? चलो एक लाइन और, इसी में नीचे लिख देना, फ्रॉम अ बॉडी अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी ये सब बता चुका हूं मैं, तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो हम लोग कैसा बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है? और दूसरे में हम लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज ऑन बॉडी। इतना कर लो।
देखो खांसी आ रही हो तो उसका एक इलाज मैं बता दे रहा हूँ। घर से जो मिल्टन टाइप की बोतल होती है ना, इसे पानी देर तक गर्म रहता है, उसमें गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, मतलब अजवाइन का पानी खौला लीजिए, उसको गुनगुना करके मिला के उसको पीजिए दिन भर आप। तो ये सुविधा तो हॉस्टल में मिल जाएगी तुम्हें, पानी तो गर्म मिल ही जाएगा यार। क्या नहीं हो सकता क्या? मैं कुछ ज्यादा बोल गया क्या? ज्यादा बोल दिया बे? मिल्टन की बोतल पानी तो अगर आप घर में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, पानी तो कहीं भी मिल जाएगा ना तुम्हें, गर्म पानी। क्यों हॉस्टल में मेस नहीं चलती है? अरे किसी यार होटल में लोग चाय बनाते तो उससे कह दो भैया पानी गरमा देना, रिक्वेस्ट करके बात किया करो, प्यार मोहब्बत से सारे काम होते हैं। अब उससे कहोगे अकड़ के ऐसा 10 रुपए ले लेना, जरा पानी गरमा देना, वही पानी तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा वो। हो गया भाई? इतना क्लियर है? अब सुनो, नहीं रिक्वेस्ट करिए सब हो जाता है। अब जरा और आगे बढ़िए, एक हेडिंग डालिएगा, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट्स एंड डायमेंशनल। देखो मैंने एकदम, आप भी देख रहे हो, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है, इसके नीचे का लेवल होता ही नहीं है एक्चुअली। जहां से मैं उठा रहा हूं पूरी यूनिट को, मैं चाहता आपको डायरेक्ट क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ से शुरू कर सकता था, लेकिन फायदा क्या, आपको पीछे का बेसिक ही ना मालूम होता तो फायदा क्या है आपके पढ़ने का, कोई मतलब नहीं होता। तो यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, आप देखो यूनिट के नाम पे क्या क्या कर रहा है, लिखो जरा। एसआई यूनिट, सबसे पहला पॉइंट, एसआई यूनिट इज कूलम। एसआई यूनिट इज कूलम, इसका सिंबल होता है सी, और इसी को हम लोग लिखते हैं एम्पियर इनटू, क्या लिखते हैं, एम्पियर इनटू मीटर। दूसरा लिखो, अरे यार मीटर क्यों बोल रहा हूं, एम्पियर सेकेंड, मैं भी कहां पहुंच जाता हूं कभी कभी। दूसरा लिखो, अदर एसआई यूनिट इज, अदर में छोड़ो, रहने दो ना लिखो। अब तुम्हें इतना मालूम है, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम। नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, माइक्रो 10 की पावर -6। सब क्लियर है ना? तो अलग से लिखने की कोई आपको जरूरत नहीं है। सीजीएस यूनिट लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से। सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम। एसटी ऐसे, और एक और होती है ईएसयू, ये भी लिख लीजिएगा, स्टैट कूलम, एसटी, और ये, वो उस पर नहीं जाना, जो यूज वाली है बस वही। ईएसयू आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगी एक्चुअली ज्यादातर। एक और लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सवाल, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तीसरा, आपसे कह देगा 4 यूनिट दे देगा 4 ऑप्शन में, आपको बोल देगा कि इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है चार्ज की। बहुत सारे लोग कूलम मार करके आएंगे, समझ गए? तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज AB कूलम। ये देखो मैंने कोलन बना के अंडरलाइन भी दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, केवल एक टुच्चे से सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप यूज नहीं करोगे इसको। AB कूलम। अब नीचे कुछ रिलेशनशिप लिखिएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू
3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। लिखा ऑल्सो इक्वल टू 1/10 AB कूलम। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे कूलम का, डायमेंशन में ही कराया ये तो 80। डायरेक्ट लिख देना, एम्पियर सेकंड तो उधर ही लिखा हुआ है, एम्पियर सेकंड उधर ही लिखा है, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, टी स्टैंड्स फॉर सेकंड। कभी कभी इसको सी भी देखने को मिलता है, लेकिन सी बड़े बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, 80 लिखो, खाली सबसे मेन यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या क्या बातें आपने पढ़ ली। चार्ज क्या होता है बता दिया आपको। इसके बाद आपको मैंने बोला कि कितने तरह का हो गया, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस, गए तो माइनस। ठीक, आफ्टर दैट कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई, जैसे एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, कूलम या एम्पियर सेकंड हो गई, सीजीएस यूनिट स्ट्रैट कूलम या ईएसयू हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एवी कूलम हो गया, रिलेशनशिप दिखला दिया। फिर एक चीज आपको और भी बताई थी कि अगर चार्जेस रेस्ट पर हैं तो वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, और अगर वो मोशन में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों दिखाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईएम रेडिएशंस। याद रखना, आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी सुना होगा, फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में सुनोगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, एक थ्योरी दी थी रदरफोर्ड ने, आपको याद होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। जिस हिसाब से रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां कोलैप्स हो जाना चाहिए था, न्यूक्लियस पे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको उसी पे एक थ्योरी समझाई थी, याद, एनर्जी पूरी उसकी लॉक करी थी हमने। अरे याद है कि भूल गए मेरे प्यारे गजनी के, है ना, याद है कि भूल गए? चलो खैर, फिर पढ़ाएंगे एक बार आपको, परेशान ना होइएगा। तो कोई भी मूविंग चार्ज होता है, रदरफोर्ड ने ये बात सबसे पहले बोली थी, इवन उसके पहले मैक्सवेल ने बोली थी, सबसे पहले मैक्सवेल ने बोली थी कि कोई भी मूविंग चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देता है। तो हमारे पास ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, इस मैन को हमने क्या क्या दिखवाया, इस मैन ने देखा इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, और इसी का कंबाइंड नाम, इसी का कंबाइंड नेम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ गए? इस पे भी ऑब्जेक्टिव मिलने के चांसेस होते हैं। देखो मैं हर पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कैसे मिल सकता है ऑब्जेक्टिव। एक बार मैग्नेट रख दिया, दो चार्ज रेस्ट पर रख दिए, एक दो सिस्टम और बना दिए, और यहां एक सिंगल चार्ज उठा के धर देगा, पॉइंट चार्ज, कहेगा इसमें से कौन आपको ईएम रेडिएशंस दे सकता है। बार मैग्नेट है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड देगा, रुके हुए चार्ज है वो केवल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। एक मान लो कोई और सेटअप हमने ऐसे ही बना लिया काल्पनिक तौर पे, अब एक चार्ज दिया गया, अब तुम जानते हो सिंगल चार्ज अगर है, अगर वो चल गया तो वो ईएम रेडिएशन दे सकता है। समझ गया मेरी बात? तो याद रखिएगा, कुछ कंडीशंस देगा बना के आपको, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली एक हेडिंग डालिएगा, चार्ज के नेचर की तरफ मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर। चार्ज और कंडक्टर की जगह एक चीज मेरे पास पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं जाएगा कैसे, ये लेने ही नहीं हमको।
ये क्या है बे? ये कहां से आ गया? ये तो लिया भी नहीं था। कुछ देखो एक प्रॉपर्टीज और होती है, ये चार्ज वर्सेस मास दिख तो रहा होगा आपको। ये मुझे याद आया कि मैंने कहा तुम्हारे लिए मैंने अरेंज किया था, ये आपको भिजवा दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? बहुत बेसिक बेसिक है। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हो सकता है जीरो भाई जब बॉडी में कोई चेंज इलेक्ट्रॉन्स का नहीं करोगे तो। और मास के बारे में क्या लिख रहा है? मास या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो उसे पॉजिटिव मान लो। जीरो यहां इसलिए लिखा है क्योंकि ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के चेंज पे, कितने इलेक्ट्रॉन आए या कितने इलेक्ट्रॉन गए। ये है इलेक्ट्रॉन्स का आना और जाना, ये उस पे डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन आए। ना ही आए और ना ही गए तो क्या बना? जीरो। कुछ आए तो क्या बना? नेगेटिव। कुछ गए तो क्या बना? पॉजिटिव। अब एक बॉडी है, उसमें कुछ मास आपने स्टोर किया हुआ है, तो या तो उसमें बिल्कुल ही मास नहीं होगा या होगा, लेकिन अगर बॉडी दिख रही तो कोई ना कोई मास तो होगा ही ना। तो हमने मास के लिए क्या बोल दिया? पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है? फिर कहता है चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है। बॉडी को चाहे कितनी तेज आप चला लो, ये कभी भी उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि मास करता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक थ्योरी होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें यह कहा जाता है कि कभी भी किसी मास को लाइट के कंपैरेबल स्पीड से अगर आप चला लेते हैं, किसके? लाइट के कंपैरेबल स्पीड से अगर आप चला देते हैं, तो उसका मास बहुत तेजी से वेरी करता है। और उसके लिए फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, आइंस्टीन ने दिया था। इट इज m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय। पता है आपको काइनेमेटिक्स में हम लोग जितनी, ये होता है बॉडी की वेलोसिटी, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। इट इज व्हाट? इट इज द रेस्ट मास। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने? इट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्या समझते हो अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है तो? चलिए पूछ ही लेते हैं। ये कहलाता है रेस्ट मास। काइनेमेटिक्स में हम लोग जो भी वेलोसिटीज को डील करते हैं, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, ये जितनी भी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, जितनी भी स्पीड होती है, वो सब लाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, राइट? तो हमने क्या काम किया? हमने v को c के करस्पॉन्डिंगली, अगर v c से छोटा है तो v स्क्वायर c स्क्वायर से और ज्यादा छोटा होगा, तो हमने v को c से के हिसाब से नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये बना m इज इक्वल टू एम नॉट। तो हम जितने भी केस लेते हैं उसमें वेलोसिटी के हिसाब से कभी भी मास को चेंज नहीं करते। बट कोई पार्टिकल है जो बहुत तेज जा रहा है, जैसे फोटोन होता है। फोटोन के लिए आपने एक नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स में आएगी वो चीज। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। कभी सुना है आपने ये बात? रेस्ट मास। और फोटोन चलता है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, उस समय उसका मास काफी हैवी लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि यहां पर रेस्ट मास हम लोग इसको बोल देते हैं जीरो फोटोन का, क्योंकि रेस्ट मास में क्या बोलोगे, वो पूरी तरह से एनर्जी होता है, वो मास एक्चुअली होता ही नहीं है। फिर हमने क्या काम किया? जब हमने रेस्ट मास को देखा वो तो जीरो हो गया, खत्म कहानी। अब हमने किसी इलेक्ट्रॉन को c की स्पीड से भगाना शुरू किया। c की स्पीड से जब वो भागा तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये क्या हो गया? तो जीरो हो गया। तो मूविंग मास कैसा हो गया? इनफाइनाइट। बस वो टोटल मास हमको एनर्जी के कंटेंट में नजर आता है, इसलिए हमको चोट नहीं फील होती, क्योंकि हम उसकी वेव थ्योरी डील करते हैं, राइट? खैर, अब बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इस पे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो एक बेसिक बात क्या है कि हाई वेलोसिटी अगर आप इसको देते हो, जैसे आप इसको c/2 दे दोगे तो c/4 हो गया, तो 1 माइनस 1/4, तो ये बदल गया ना दोनों। तो कहने का मतलब किसी पार्टिकल को जब आप वेरी हाई वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से चलाते हो, तो उसका जो मास होता है वो चेंज करने लगता है। तब जाके बोला गया कि बॉडी का चार्ज कभी बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन बॉडी का मास बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है? बाकी इससे ज्यादा इस इक्वेशन का कोई रोल नहीं, इस पे आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा, गलती भी मत करना इस पे कोई सवाल लगाने की। फिर कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है, समझिएगा ध्यान से,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, छोड़ दो, काट दो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, मान लीजिए किसी भी तरह की कोई एक ऐसी बॉडी है सपोज। अब इस बॉडी में क्या होगा, एटम्स होंगे ढेर सारे, ठीक है। तो हमने एक एटम को बनाया, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके चारों तरफ के ऑर्बिट्स हैं। हेडिंग चेंज हो गई तुम्हारी, मुझे लगा पहले ये बता दे। तो क्या हुआ, ये एटम हो गया। अब जैसे हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, ये मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, हमें गिनती नहीं गिन रहा, फिर भी हो गए चलो पूरा। अब किसी ने मुझसे कहा कि सर इलेक्ट्रॉन निकालने का काम शुरू किया जाए, मैंने कहा बिल्कुल करो। तो आप कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कम से कम पूछ रहा हूं, कम से कम एक, और उससे नीचे निकालोगे ही नहीं, बात ही खत्म, ठीक है ना। कभी हम इससे आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्यों, वजह, रीजन रीजन रीजन, ना ना ना, एक मिनट, होल्ड इट, ये मत कहना कि वो क्वांटाइज होता है, ये नहीं कह सकते, क्यों, यही तो प्रूफ करना है। मेरी बात आई ना समझ में, यही तो प्रूफ करना है। कैसे की जवाब ही नहीं, मैंने कहा आधा निकाल पाओगे नहीं, चलो तुम बोल लो, तो मन में जो आ रहा है, कैसे तोड़ के तो नहीं, क्यों नहीं तोड़ सकते हो, न्यूक्लियस टूटता है कि नहीं टूटता है, क्यों, इसी बात का तो जवाब चाहिए। आप लोग वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मुझे जिनके पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन ही वही फ्री एक अकेला पार्टिकल है जिसपे चार्ज एग्जिस्ट करता है। वही तो मैं पूछ रहा हूं, काय को, क्वेश्चन तो यही है ना कि एक से कम क्यों नहीं निकाल सकते, आधा क्यों नहीं निकाला जा सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकते, 1.25 काहे नहीं निकाल सकते हो, वजह ही तो सुननी है। सुनिए, मैं बड़ी बेसिक वजह बताता हूं। एक बार बताइए, हमारे पास, चलिए सीधे फिजिक्स में ही आपको आंसर देता हूं, हमारे पास जो मिनिमम मेजरेबल नंबर है, समझिएगा ध्यान से, मिनिमम मेजरेबल नंबर, सबसे छोटी संख्या जो अभी तक हमने मापी है वो है, कोई बताएगा, घंटा पड़ेगा, हर कोने में बैठे दिखाई दोगे, ये है 10⁻⁻15 मीटर, इसको कहते हैं 1 फर्मी, और ये होता है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का साइज है एक्चुअली, मतलब राउंडेड कर दे रहा हूं, राउंडेड 1 फर्मी, समझ गए ना। न्यूक्लियस से छोटा साइज अभी तक हमको पता नहीं चला, यानी हमारे पास अभी भी इतना कोई शार्प डिवाइस नहीं है जो न्यूक्लियस से छोटी बॉडी को मेजर कर सके। अब आपने एक थ्योरी में पढ़ा होगा कि सारा मास इसके सेंटर पे होता है ना, फिर चारों तरफ उसमें जो मास होता है वो नेग्लेक्ट होता है, और सारा वॉल्यूम भी सेंटर में मानते हैं, चारों तरफ का वॉल्यूम भी नेग्लेक्ट कर देते। कौन महापुरुष थे, नील बोर थे या रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड थे। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसी से तो ये सब रिजल्ट निकले थे, ठीक है ना। बोर ने तो ये बात बोला था कि वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं, वो अपनी एनर्जी को लॉक करके चलते हैं, बोर्स ने ये बातें बोली थी, खैर जाने दीजिए। तो अब बात को समझिएगा, जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था तो हमने पाया सारा मास सेंट्रलाइज्ड है, सारा वॉल्यूम सेंट्रलाइज्ड है, सारा साइज सेंट्रलाइज्ड है, साइड में कुछ है ही नहीं, और जो है भी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो पार्टिकल साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटे होने चाहिए, तभी तो ये बात बोली जा रही है। अगर इसके कंपैरिजन में बड़े होते तो रदरफोर्ड कभी ये बात ही नहीं कह सकते थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वॉल्यूम, चारों तरफ का स्पेस ऑलमोस्ट खाली है। कह सकता था क्या, नहीं कह सकता था ना। इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका साइज न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंगली बहुत छोटा है, क्या कहते हो। और जब तुम न्यूक्लियस से छोटी बॉडी को मेजर ही नहीं कर पाए तो क्या इसका साइज बता पाओगे, और जिस बॉडी का साइज नहीं बता पाओ उसके पार्ट कर पाओगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। यदि हमको एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा कुछ बना ले जो न्यूक्लियस से छोटे साइज को मेजर कर सके, हो सकता है आने वाले भविष्य में बन जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, टेक्नोलॉजीज तो अपडेट होती रहती है। तब हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को काट के आधा निकाल लिया, आधा देखो अभी भी लगा है।
तब कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे छोटा साइज तो हम बता ही नहीं पाए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को काटोगे कैसे? काटने के लिए तो साइज पता होना चाहिए ना। वो जो लगे उससे हमें लेना देना नहीं है। मैं तो बेसिक सी बात कर रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन से कम ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता। मैं तो उस पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं आपसे, मैं एनर्जी पे तो गया ही नहीं। अब मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो जब न्यूक्लियस से छोटा तुम साइज ही नहीं बता पा रहे हो तो क्या एक इलेक्ट्रॉन का साइज बता पाओगे? अच्छा बताओ, मैं एक बहुत छोटा सा केक तुम्हारे लिए बनवाऊं, बहुत ही छोटा, चिंदी भर का, जिसको तुम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। अब माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हो तो इतना छोटा दिख रहा है कि तुमको मतलब देखने वाली से बड़ी मुश्किल आ रही। नहीं हम बनवाएंगे, ठीक। फिर उस केक के लिए मैं तुमसे कहूं बेटा सब लोग आपस में बांट के खा लेना, क्या कहोगे? अरे सर मजाक कर रहे हो, ठीक है ना? अब मेरी बात समझिए, क्या आप उसको काट पाओगे? तो जब साइज ही नहीं दिख रहा तो काटोगे कैसे? ठीक है, खैर समझ गए आप लोग, समझ गए। एक इलेक्ट्रॉन, देखो मैं तुमको हर बात की जड़ समझा रहा हूं, रूट्स कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं रटवाने को रटवा सकता था कि देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन से कम पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से हम लोग क्वांटाइजेशन करते, तुम भी कहते यस सर समझ गए। घंटा समझे तुमने, मैंने जो बोला वो सुना तुमने, समझ में कुछ नहीं आया, अब आया होगा समझ में। समझ गए कि नहीं? अब पूछ सकता हूं समझ में आया कि नहीं? पहले बताता डायरेक्टली, पूछता सुना कि नहीं। अंतर है दोनों सवालों में, क्लियर है बात? तो एक इलेक्ट्रॉन से छोटा या न्यूक्लियस से छोटा मेजरमेंट ही हम नहीं कर सकते। अरे तुम ऐसे देख लो, ये सब कोई बताता ही नहीं है यार। तुम ऐसे ही देख लो, अपने आसपास जितने प्राणी घूमते हैं ना, उनसे पूछ के देखना कि यार ये क्वांटाइजेशन वाले जो प्रिंसिपल होता है इसके पीछे की वजह क्या है। पता लोग क्या कहेंगे? ऐसा होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ये कोई नहीं बताएगा कि न्यूक्लियस से छोटा मेजरमेंट ही नहीं जब पॉसिबल है तो इलेक्ट्रॉन को काटोगे कहां से तुम? और जब इलेक्ट्रॉन को काटोगे नहीं तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन या तो निकालोगे या एक इलेक्ट्रॉन डालोगे। अब मेरी बात आई समझ में? और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर का मतलब ना ही एटम से ले सकते हो ना ही एटम को दे सकते हो, क्लियर है बात? तो अब मैं यहां पे मोटी बात लिख रहा हूं डायरेक्ट। कौन सी मोटी बात? कि कोई भी अगर बॉडी है उसमें कोई क्यू का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्यू का चार्ज हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के या इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल के बराबर होता है। और इस पार्टिकल को हमने बेसिक चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू प्लस ऑफ एनी, और अगर बॉडी में एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो अपन लोग इसको बोलेंगे माइनस ऑफ एनी। और क्या लिखा है बे? ठीक। तो Q इज इक्वल टू प्लस एनी, Q इज इक्वल टू माइनस एनी, दोनों वैलिड है। इतना करो, फिर एक छोटा सा सवाल भी तुमको दे दें इस पे। इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं आप? 999 व्हाट? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सबको मालूम है, लिखना तो नहीं है, पक्का दे रहा हूं तुम्हें सवाल बढ़िया। एक ही कराऊंगा और उसी में देखना क्या क्या तुमको यूज करवा देता हूं। नहीं दो कराते हैं, छोड़ो यार। हो गया, बन गया। तुम खाली इतना लिख लो यार, रीजन क्या करोगे उसमें लिख के कि मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है इसलिए हम काट नहीं पाते। कोई पूछेगा नहीं तुमसे, बस तुम्हारी बस नॉलेज दे रहा हूं तुमको। हो गया? लिखिए, एक प्रश्न लिखिए। किसी बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, क्यों, एक मिनट, अभी तुम यहां पे है ना, अभी यहां पे आए थे ना, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चलो इतना करने के बाद फिर इस पॉइंट पर आता हूं, राइट? किसी बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के बाद हमने ये देखा, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि उस बॉडी में
9.6 पीको कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करने लगा, तो हमसे पूछ रहा है हमने कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकाले। मेरी बात समझ में आ गई ना? कैपिटल क्यू कितना एग्जिस्ट कर रहा है? 9.6 पीको कूलम का, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले? जय पूछा है, जय। हाँ, ये सब सेकंडों वाले जवाब होते हैं। 6 इंटू 10 की पावर 7, इसका बेसिक फंडा ये है, Q is equal to NE, then N is equal to Q by E, तो ये आपका N हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -12, P को मालूम है ना, 10 की पावर -12 एंड 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये तो ऐसे ही चला गया 6, और ये कितना चला गया, तो 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकाले गए। ठीक है, क्या पहला सवाल आया समझ में? सबको कर लिया? नोट कर लिया सबने? कर लो कर लो कर लो। हो गया? अब एक बॉडी में, एक बॉडी है, इसमें एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था। सिक्स 6.4 माइक्रो कूलम का। ठीक, एक बॉडी है, इसमें 6.4 माइक्रो कूलम का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था। यह सवाल नंबर 2। क्या हुआ, हमने इसमें 4 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक, 4 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन सप्लाइड टू द बॉडी। आपको निकालना क्या पता है? आपको ये नहीं निकालना बॉडी का चार्ज कितना हो गया, आपको ये निकालना है फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द रेशियो of the total charge and the change in mass of body। फंसाया तुमको। Find the ratio of total charge and change in mass। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या मास चेंज होगा किसी बॉडी का? बिल्कुल होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या बताया था अभी आपने? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg बताया था। ठीक है, तो अगर हम, समझिएगा बात, अगर हम 4 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो कुछ ना कुछ मास तो गया होगा ना अंदर। तो जो मास पहले से था और बाकी इलेक्ट्रॉन का मास आया तो मास तो बढ़ गया। सही कहा? और अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो मास क्या होगा? तो मास घट जाएगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कुछ मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कुछ मास घटेगा। तो मैं आपसे क्या सवाल पूछ बैठा, आपको रेशियो निकालना है। किसका? टोटल चार्ज का मतलब हो गया जितना पहले से था प्लस जितना आया। समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा टोटल चार्ज। क्लियर हुई बात? टोटल का मतलब क्या है? जो पहले से था और जो आया उसको ऐड करो तो क्या हो गया? हो गया टोटल चार्ज। क्लियर? तो ये टोटल चार्ज और टोटल चेंज इन मास, मास में क्या परिवर्तन हुआ? वो तो मास का जो परिवर्तन है वो तो केवल इलेक्ट्रॉनिक मास से ही हो जाएगा ना।
n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, इन दोनों का रेशियो लेना है, Q टोटल डिवाइड बाय डेल्टा m, ये है तुम्हारा काम। केवल चेंज इन मास, क्या पूछ रहा हूं, टोटल चार्ज एंड चेंज इन मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ द बॉडी तो मैंने दिया भी नहीं है तुमको। काट पीटे कुछ अप्रोक्सीमेट देखो क्या आ रहा है। 4 इंटू 10 की पावर -3 इतना मुझे लग नहीं रहा इतना छोटा होगा, क्योंकि एक पावर जा रही 31 में, काफी बड़ा रेशियो आना चाहिए, छोटा नहीं आएगा, बहुत हैवी रेशियो होगा ये। हाँ तो चेक करो कैलकुलेशन। हाँ भाई, आया किसी का? आंसर आई डोंट नो, अभी निकाल देते हैं, रुक जाओ, पहले आने तो थे। हुआ? अजीब ही आएगा, दिया ही अजीब सवाल है, लेकिन ऐसे मिलेंगे आपको, अजीब ही दिया बेटा, ऐसे ही मिलेंगे आपको सवाल, समस्या तो यही है। सबसे पहले अपन लोग ये निकालते हैं कि टोटल चार्ज कितना बना, उसके लिए ये निकालते हैं टोटल चार्ज आया कितना। ठीक, समझिएगा। तो हम पहले निकालेंगे Q इलेक्ट्रॉन कितने गए, तो हमने लिखा N इंटू ई, N कितना लिखा है 4 इंटू 10 की पावर 10, E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 16 चौको 64, दिस इज 6.4 10 की पावर -9। तो इतना चार्ज आपने जोड़ा होगा, क्यों भाई, कितने लोगों ने बताओ, सुनो एक मिनट, कितने लोगों ने इसमें ये वाले चार्ज को प्लस करके टोटल चार्ज निकाला, पहले ये बताओ, कितने लोगों ने इतना काम किया? सबने गलत किया, बैठ जा पहले। चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे तो माइनस चार्ज एक्सेस में आएगा, तो यहां माइनस होगा, पहली गलती। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक। आपको यही कहेगा कि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो तुम्हारा कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन देने से चार्ज पॉजिटिव वाला घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो नेगेटिव चार्ज आता है कि नहीं? सही बोला ना? तो जब पॉजिटिव बॉडी को चार्ज दोगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है, माइनस। नहीं समझ में आ रहा? आया कि नहीं आया? आप बताओ, तो यहां प्लस आना चाहिए माइनस? माइनस आना चाहिए, सबसे पहली गलती तो यही हो गई आपकी। ठीक, तो यहां होगा माइनस, तो अभी Q टोटल लगाओगे आप। मैंने जानबूझ के माइनस नहीं दिखाया, मुझे पता था तुम ये गलती करोगे। Q टोटल हो जाएगा 6.4 माइक्रोकूलम माइनस 6.4 नैनोकूलम। क्यों, ये नैनो ही तो होगा, ठीक बोला। माइक्रो में होता 10 की पावर -6, नैनो में होता 10 की पावर -9। क्यों ना यार एक काम करें, इसका ये नंबर थोड़ा चेंज कर दें, ना करें, मुंह बना रहे हो तुम लोग, नहीं अरे सर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूं।
तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर -9। -6 को इधर -3 और ले आओ तो इधर 3 ले जाओगे तो इट इज 6400 इंटू 10 की पावर -9। ये हुआ 6.4 10 की पावर -6। मैंने क्या किया, 10 की पावर -3 इसको और देके 10 की पावर -9 बनाया और इसको 10 की पावर 3 दे दिया। बताओ कोई संख्या में परिवर्तन हुआ? कैलकुलेशन की ट्रिक जरूर समझो, यही काम आएगी तुम्हारे, नहीं तो दिमाग इसी में डिस्टर्ब हो जाएगा। 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -9 है, हैंडल कैसे करें? बहुत जुगाड़ लगाओ। इसको भी -9 बनाओ तो इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -9 बनेगा। तो अगर इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात हो गई। अब तो मेरी बात आई ना समझ में? तो कितना हो गया? 6400 इंटू 10 की पावर -9 और 6.4 इंटू 10 की पावर में, चाहो तो माइनस कर ही लो। ठीक, बहुत माइनर डिफरेंस आ रहा है लेकिन कर लो। अगर पता है इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूं, अगर मैं अपने आप पे आ जाऊं तो आंसर बहुत जल्दी निकाल दूंगा। क्या मैं इसका अप्रोक्सीमेट 6400 ही लिखूंगा? क्यों? 6400 के कंपैरिजन, 6400 के कंपैरिजन में 6.4 तो बहुत है, छोटा हो गया ना। हम काहे को काउंट करें? उसको करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, छोड़ दो इसको। अब बात आई ना समझ में? क्या कहते हो? क्लियर है? लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तुमने तो इसमें और इसमें कोई अंतर रहेगा? तुम तो डेल्टा क्यू तो 0 बोल दोगे। ये भी एक बात आई। देखो मैं बिल्कुल परफेक्ट बातें बोल रहा हूं तुमसे, तो क्या इस नंबर को नेग्लेक्ट करना उचित होगा? समझो मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मन में एक फीलिंग आई, ध्यान से सुनते रहना। आप दूसरी गलती क्या करोगे? अब मन में फीलिंग आई कि 6400 इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो सर यहां छोड़ दीजिए। मैंने भी बोला, आपने भी एग्री किया कि नहीं किया? लेकिन हमको यही नहीं करना है, बिकॉज हमसे कह रहा है चेंज इन, नहीं एक मिनट, टोटल चार्ज बोला था। हाँ तब सही है, मुझे लगा शायद चेंज इन पूछा, तब ये ठीक है। चेंज अगर पूछा होता तो नहीं कर सकते थे। तो माइक्रो, अरे इसको डायरेक्ट भी तुम लिख सकती थी, लेकिन क्यों लिखा? लिखने की वजह देखो, 6400 में 6.4 को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तब जाके इसको 6400 लिख रहा हूं। पहले तो यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? देखो सीख लो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मिलेंगे तुम्हें। यहां तक क्लियर है? आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव, आपको कोई डेरिवेशन नहीं दिखाना कि वहां ऐसा हो गया तो ये कर दिया। और ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन की ट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी, तभी जल्दी करोगे सवाल। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आएगा एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट तो आएगा, उसी से आइडिया लग जाएगा। आंसर क्या है? तुम्हारे सामने तो 4 ऑप्शन लिखे होंगे ना, तुम्हें कौन सा रिटर्न में पूरा करके देना है? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसलिए समय बचाइए। तो 6400 के कंपैरिजन में 6.4 नेग्लिजिबल है, तो क्यू टोटल ये आ गया। एक काम हो गया। हमको क्या चाहिए था? रेशियो ऑफ टोटल चार्ज। एक काम हो गया कि नहीं? पहले बताओ, इस काम में कोई दिक्कत है किसी को? इस काम में कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी प्रकार की? क्यों भाई, क्लियर है? अब जरा सुनो, टोटल मास चाहिए। टोटल मास का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 4 इंटू 10 की पावर 10 अंदर गए। क्या चीज? n को कॉमन रहेगा, रेशियो नहीं निकालेंगे भी, रुक जाओ 2 सेकंड। वो तुम अब बोल रहे हो ना कि तुम्हें पता चल गया नेग्लेक्ट किया है, नहीं तो टोटल मास में तो फर्क पड़ता ना। अभी नेग्लेक्ट करने के बाद ही तो ये बात बोल पा रहे हो, नहीं तो नहीं बोल पाते आप। तो अब डेल्टा एम निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वाला कितना आया। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई मारे थे? 4 इंटू 10 की पावर 10 हमने सप्लाई मारे थे n इंटू ई, तो n हो गया n इंटू एम ई, ठीक है ना? n हो गया 4 इंटू 10 की पावर 10 और एम ई है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। मल्टीप्लाई करो 4 और ये इंटू 10 की पावर -21,
kg, ये आया चेंज इन मास, ये आया। अब हमको क्या निकालना था, Q टोटल डिवाइड बाय चेंज इन मास, ठीक, Q टोटल डिवाइड बाय चेंज इन मास। तो चेंज इन मास कितना है, 36.4 10 की पावर -21 और टोटल चार्ज था 6400 इंटू 10 की पावर -9। ये उड़ाओगे तो 10 की पावर 11 बचा। अब ये रेशियो जरा पकड़ लो, 6400 इंटू 36, कैलकुलेटर से बता दो, 10 की पावर 14, ये है। और अब देखो सुनो, एक चीज और है, ये आंसर तो आया तुम्हारा, ठीक है। अब जब हमको ये बात पता लगी कि जो चार्ज शिफ्ट हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चार्ज शिफ्ट हुआ है, मैं आ रहा हूं उसी बात पे, फिर से बोल रहा हूं, एक बात हमको पता लगी थी कि जो चार्ज शिफ्ट हुआ है वो पहले से मौजूद चार्ज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तभी तो हमने इसको नेग्लेक्ट किया था, सही किया था ना। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। जो चार्ज शिफ्ट हुआ था वो पहले से मौजूद चार्ज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हमने टोटल चार्ज को वही ले लिया जो पहले से मौजूद था। वही लिया था। 6400 इंटू 10 की पावर -9 को आप 6.4 माइक्रोकूलम लिख सकते हो कि नहीं, यही तो लिखा है, इसी को तो लेकर आए थे, ना लिखते ऐसे ही छोड़ देते, कोई दिक्कत, बोलिए। तो Q टोटल को हम लोगों ने Q इनिशियल वाला ही ले लिया था, और ये था 6.4 इंटू 10 की पावर -6, यही तो ले लिया था ना। और डिवाइड बाय क्या लिया था, कितना मास ट्रांसफर हुआ। तो इसको कम शब्दों में डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते थे कि Q टोटल, इतना ना करते हुए, वैसे कर लो तो बुरा ही नहीं है, डिवाइड बाय डेल्टा ME इज इक्वल टू 6.4 10 की पावर -6 डिवाइड बाय कितना था वो 4 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। यह है वही, मतलब है वही चीज, बस इसमें हमने वर्बली बोल दिया कि वो नेग्लेक्ट था। आप एक काम करो, इस वाले को देखो ही मत, जाने दो, हटाओ। तुमको एक ये पूरा समझ में आ गया, बस ठीक है, ज्यादा देखोगे तो कंफ्यूजन ही आएगा दिमाग में। क्या किया, ये देख लिया कि कितना चार्ज बदला। अब अगर जो चार्ज आया वो इनिशियल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो आप इनिशियल वाला चार्ज पकड़ लो। ज्यादातर सवालों में यही होगा, मेरी बात समझ गए, ज्यादातर सवालों में यही होगा, और नहीं तो पावर आवर कुछ मैच करवाएगा तुमको। क्लियर है ना, जो मैंने बोला था नहीं कि पावर मैच करा दे, तुमने मना किया था, नहीं सर वैसे ही रहने दो। या तो ये होगा, या कैलकुलेशन ऐसा बनेगा कि आपका आया हुआ चार्ज इनिशियल की तुलना में नेग्लिजिबल है। दोनों तरफ से आपके लिए कैलकुलेशन आसानी है, नेग्लेक्ट कर दोगे प्लस माइनस से बच जाओगे, आपने पूरा पूरा यही चार्ज उठा लिया। एक ये हो गया, और दूसरा तुम्हें इतने इलेक्ट्रॉन का मास उठा के डिवाइड कर दिया। सवाल आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया, नहीं आया। फिर से देखो क्या किया। एक हमारे पास बॉडी थी, 6.4 माइक्रोकूलम का चार्ज था पहले से, राइट, पहले से इतना चार्ज था। हमने क्या किया, 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को सप्लाई कर दिए। सप्लाई होने के बाद हमने निकाला
कि टोटल चार्ज जो बॉडी में हो गया इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के बाद जो टोटल चार्ज और जो चेंज इन मास हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से, दोनों का रेशियो बताओ। तो एक हमको जो इसमें सहूलियत मिली, हमने जैसे ही चार्ज टोटल निकाला कि कितना गया, पहले तो माइनस करना याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा हो तो चार्ज घटता है भाई, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इसमें इतना जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने पाया ये तो बहुत ही छोटा है, तो ओवरऑल तुमने वही चार्ज ले लिया। अब चाहे कन्वर्ट करो ना करो एक ही बात है, ठीक है। पहले तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ आया। फिर हमने दूसरा काम क्या किया, हमने टोटल चेंज इन मास निकालने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन के मास में इस संख्या से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल चेंज इन मास आ गया, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बदला, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल चेंज इन मास, कुल मिला के ये काम किया है। अब मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? नोट करा, नोट किया, सवाल आया समझ में? ये नोट हुआ, आगे चले। ये लो, लिख लो अभी जिसको लिखना है। देखिए इस तरह के सवालों पे काम होना जरूरी है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। रेशियो वाले बड़े इंपॉर्टेंट है आपके नीट में। जितने लोग अभी भी प्लस माइनस और फालतू की गलतियां कर रहे हैं कैलकुलेशन में, पेन जरूर घिसे, बार बार बोल रहा हूं। इस टेस्ट में भी मेरे को 2 लोगों ने बताया कि सर बहुत सिली मिस्टेक करके आए, नहीं पेपर ऑलमोस्ट पूरा आता था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता ऐसे में। हो गया भाई? क्लियर है? लिख गया पूरा? आंसर के आसपास पहुंचे? क्यों भाई शिशिर बाबू? पहले कितना आ रहा था? प्लस माइनस वाली बहुत कॉमन मिस्टेक है। पता लगे इलेक्ट्रॉन दिए, हमने उठा के चार्ज जोड़ दिया, बात ही खत्म हो गई। इतना हो गया भाई, चले अब आगे। तो देखो ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली बात हुई थी। एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये आपने भी पढ़ा होगा यार। अच्छा यहां पे देखो क्या कह रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास, इससे भी तो कंपेयर कर लो। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी स्टेबलिश्ड, मास भी तो क्वांटाइज्ड होता है, क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक बात, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडी हैं, कोई भी अलग अलग ले लो, एक जैसी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास 2 बॉडीज हैं, ये दोनों हैं, ठीक है। मैंने क्या काम किया, मुझे इनिशियली दोनों न्यूट्रल दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के आसपास कोई मुझे फील्ड नहीं दिख रही। दीदी क्या हो गया, बड़ी मुस्कुरा रही हैं आप, हैं? आइए अब क्या किया, मान लीजिए इस बॉडी से, ध्यान से सुनना, इस बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले और इस बॉडी में डाल दिए, राइट। इनिशियली दोनों में कितना कितना चार्ज था, कितना कितना था? दोनों में 0 था। अब जब इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये पॉजिटिव में हुई चार्ज, कितनी हो, मान लो +4e, यही तो होगा। तो इसमें कितना आया, -4e। अभी दोनों के चार्ज को जोड़ो, देखो कितना आएगा, 0। अब आप कहोगे सर जरूरी है कि हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले तो दूसरी बॉडी में डालेंगे ही? हां ये बहुत जरूरी है, ये सुन लो बस। अगर किसी एक बॉडी से चार्ज आपने निकाला ना, आप उसको चार्ज को हवा में इलेक्ट्रॉन ऐसे उड़ा नहीं सकते हो कि ले उड़ गया, समझ गया ना? वो नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज जो हमारी एयर है ये एक इंसुलेटर मीडियम है, और चार्ज का मूवमेंट हमेशा कंडक्टिंग मीडियम में ही होता है। तो आप मोटी मोटी बात समझ लो कि ऐसा बहुत जरूरी है कि आपने अगर एक से इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो दूसरे में जाएंगे ही जाएंगे, वो हवा में खुले नहीं रह सकते। अब मेरी बात समझ गए? तो हमने क्या बोला, दोनों बॉडीज को अगर आप देखो तो इनिशियल चार्ज 0 तो फाइनल चार्ज भी 0, इसी को बोलते हैं चार्ज का कंजर्वेशन। सिस्टम में प्रोसेस के पहले टोटल जितना चार्ज था, सिस्टम में प्रोसेस के बाद भी टोटल उतना ही चार्ज
होगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बचपन में आपने इसकी भाषा पढ़ी होगी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आवेश का कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही इसको क्रिएट कर सकते, बना नहीं सकते, डेवलप कर सकते, दोनों में अंतर है। तो चार्ज को ना ही हम कभी मतलब कभी भी ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही कभी भी हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। ये कह सकते हो कि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपका टैलेंट है, हम इसको बना नहीं सकते, हम इसको बाहर ला सकते, प्रोड्यूस कर सकते, दोनों में अंतर है। क्रिएशन और प्रोडक्शन, इसमें अंतर है। समझ गए? क्रिएशन आपके अंदर वो चीज है नहीं, हमने क्रिएट करी है, दिस इज क्रिएशन। प्रोडक्शन आपके अंदर है, पहले से मौजूद है, हमने प्रोड्यूस किया, हमने उसको एक्सपोज किया, वो चीज, दोनों में डिफरेंस है। समझ गए ना? ये है। तो क्वांटाइजेशन आप समझ गए, कंजर्वेशन आप समझ गए, इसमें और चलो खैर ज्यादा भी, बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। फिर आता है फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैं इसका भी आपको प्रूफ दे दूंगा वक्त आने पे कि ऐसा क्यों होता है। आपने सुना होगा नाम कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं। किसी से पूछेगा तो वो क्या कहेगा? ऐसा होता है। क्यों? क्यों का जवाब मैं दूंगा, अभी नहीं, ठीक है? तो आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। तो अट्रैक्शन के पीछे के भी एक फिजिक्स है, रिपल्शन के पीछे के भी एक फिजिक्स है, लेकिन मास में हमेशा क्या होता है? दो मास रखोगे हमेशा क्या करते थे? कंजर्व रहते थे। अबे फोर्स की बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन होता है, कभी भी रिपल्शन नहीं होता। सन और अर्थ का सिस्टम क्या कभी रिपल्सिव मोड पे आ सकता है? तो उसके अट्रैक्शन के पीछे भी वजह है। इस बात का भी जवाब आपको दे सकता हूं कि हमेशा दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही क्यों करते, रिपल का ही नहीं करते। लेकिन ये सब करना नहीं हमको क्लास के अंदर, क्योंकि वही बात आ गई ना, ये सब तुम्हारे किसी काम की नहीं। आज तक किसी सवाल में ना ही पूछा जाएगा, मतलब ना ही पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मोटी मोटी बात याद रखो कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, जबकि मासेस के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन। अब देखो कंजर्वेशन वाली बात में मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बात लिखी। यहां लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट मास के लिए क्या कह रहा है? मास इज नॉट कंजर्व्ड, इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा समझ गए? जस्ट इसका उल्टा। कोई एक एग्जांपल बताइए जिसमें आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वाह, टच साले इलेक्ट्रॉन। तुम लोग इतनी हाई फाई क्यों चले? या तो कच्चा कोयला जलाए हो कभी? है? कोयला 5 किलो खरीद के लाओ, कोयला जला लो, राख बनेगा, इतने से सिमट जाता, बहुत हल्का मिलेगा। मास कहां गया? बाई प्रोडक्ट क्या है? ऐश है ना। हाँ वही बात है ना, वो सब एनर्जी फॉर्म में गई ना बाहर। फिर वही तो समझा रहा हूं, और क्या समझा रहा हूं। मास कंजर्व नहीं है, वो निकल गया कोयला जलने के बाद। अब समझ में आई बात? बहुत बेसिक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि आप क्या लिए, आप कोयला लेकर आए, आपने कोयला जला डाला, अब कोयला तो जल के खत्म। क्या वो उतना ही भारी मिलेगा? क्या 5 किलो की राख मिलेगी आपको? सीधे सीधी बात बताओ, 5 किलो की राख मिलेगी? नहीं, मुश्किल से आधा किलो, 250 ग्राम, पौना किलो ऐसा मिलेगा तुमको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी कहां गया? एनर्जी के फॉर्म में तो रिलीज हो गया सारा। ताप रहे हो ना बैठ के, वो ताप कहां है? वो मास ही तो आ रहा है बॉडी में। आप समझ गए ना बात? तो वो मास का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो मास का कंजर्वेशन नहीं होता। आपको याद करो, न्यूटन सेकंड लॉ भी जो असली वाला पढ़ाया था, उसमें भी मैंने 2 केस लिए थे। एक वेरिएबल मास सिस्टम का लिया था और एक कांस्टेंट मास सिस्टम का लिया था। जिसमें वेरिएबल मास सिस्टम का लिया था, कोई जरा उसमें मेरे को बताओ न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लिखा था हमने? जल्दी बोलो। उड़ गए? गुड, बाहर आओ। हाँ, अपने आप से थोड़ी कह रहा हूं, फिर वही बात हम कह रहे हैं, बाहर आओ। ये तुमने कहा ही नहीं। अब नहीं आएगी तो जो आई थी वो गई क्या? हाँ, खैर मेरी बात समझ गए आप? मास कंजर्वेशन वाली क्लियर है?
मोमेंटम वाली बात पढ़ाई थी मैंने, बहुत अच्छा। जाओ खोलिए, हम सांस लो बेटा। ये इतना लादे रही तो ना, इससे और नींद आती, पता है। बोझा लेके चलोगे तो क्या होएगा। खैर भैया, आपने हमारे कहने अपना है ना, अपना अपना पाइन को पाइन ओढ़ के रहो तुम लोग। हाँ क्या हुआ? न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहा था। और उसका एक एआईटीएस पे सवाल भी तो आया था, याद है ना? एआईटीएस में डायरेक्ट फंसी थी वो चीज, डायरेक्ट। ये बताया था मैंने, F इज इक्वल टू, ये बताया था V इंटू डी एम बाय डी टी प्लस M इंटू डीवी बाय, ये था पूरा जनरल मास सिस्टम के लिए। समझ गया ना? ये थ्रस्ट वाला केस होता है, V रिलेटिव डीएम बाई डी टी से पानी का जो हॉर्स पाइप होता है उससे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पे कई सारे सवाल भी लगाए थे हम लोगों ने। खैर जाने दीजिए, तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम तो भूल गए होगे। सही बोला ना? खैर, क्या ये सारी बातें समझ में आई आपको? हाँ जी सर। है, हर पढ़े हुए का एक रेफरेंस होता है जी, वही तो बता रहा हूं। आप जो बोलते हो मास कंजर्व है, तो मास कंजर्व हमने कोलिजन में लिया, मास चेंज नहीं लिया उसमें। जैसे कोई पार्टिकल टूटा भी था तो हमने इनिशियल और फाइनल मास बराबर ही माने थे, नहीं माने थे कि नहीं? नहीं माने थे। ऐसे मतलब देख आए, अच्छा मास सेम माने थे सर, हम तो बड़ा डर से जाते हैं। हर जगह का एक रेफरेंस होता है। ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से देखें तो मास को कंजर्व नहीं मानते। रीजन तो भी दिया ना तुमको यार, क्या दिक्कत है? नहीं, हाँ कह सकते हैं। उसमें भी तो मास डिफेक्ट लगाते हो, फ्यूजन हो गया चाहे फ्यूजन हो, का मास डिफेक्ट नहीं आता उसमें। और जो एनर्जी उसमें निकलती है, क्या आपने पढ़ा है कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप पढ़ा है कभी? जो एनर्जी निकलती है ना, जैसे एटॉमिक बम फटता है तो एनर्जी निकलती बहुत कस के, तो मास डिफेक्ट की वजह से आती है, वहां कंजर्वेशन नहीं होता मास का। वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट ही होता है। आप समझ गए बात को? तो मास कंजर्व नहीं होता, याद रखिएगा। खैर यार, बहुत देर हो गई इस आर्टिकल पे, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। मैं खुद बोर होने लगा, क्या बच्चे चिपक के रह गए एक ही टॉपिक पे। अच्छा खैर, इतनी बातें हो गई। पहले बताओ, अभी तक जितना पढ़ा कोई बात समझ आई? मुझे पूछना चाहिए, अभी तक जितना पढ़ा क्या सारी बातें समझ आई? सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक हेडिंग पे हम लोग आ गए, चार्ज ऑन कंडक्टर्स। आ जाओ इसी बात पे। वो हेडिंग ऐसे पीछे से उठा के आगे लिख लो, चार्ज ऑन। सर जब तक आप नहीं लिखोगे हम नहीं मानेंगे। क्यों भाई? लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। चार्ज ऑन कंडक्टर्स लिख दिया भाई, मान लो। सबसे पहले बताओ कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये तो पढ़ा होगा, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। हम लोग कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, हम लोग कहते हैं जिसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहीं से एक बात आ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक मिनट एक मिनट, हाँ बताओ भाई बताओ, कुछ मुटकी दीदी बता रही, बोलो। यही जो मूव कर सकते हैं। तो हर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जो एटम से स्ट्रांगली अटैच ना हो। देखो ऐसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की भी एक कहानी, एक प्रोसेस होता है थर्मल एजिटेशन। ऐसे ही जल्दी जल्दी बता रहा हूं। थर्मल एजिटेशन में क्या होता है कि जब आप किसी मेटल को रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हो, तो रूम टेम्परेचर की जो हीट होती है ना, वो उस मेटल में जाती है। वो हीट को रिसीव करते ही मेटल के जो एटम होते हैं, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने एटम को छोड़ के बाहर आते हैं। करेक्ट बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? फिर से बोल रहा हूं, सुनना। कोई जैसे मेटल है, मान लीजिए ये है कोई मेटल। अब इसमें ढेर सारे क्या है, एटम्स हैं। कुछ ही बना रहा हूं। अब इन एटम में क्या होगा, हर एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम में खास बात यह होती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता। आई रिपीट, मैंने क्या कहा, मेटल में खास बात यह होती है कि मेटल के एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको मालूम है आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, मालूम है? हाँ, गुड। तो मैंने क्या कहा कि मेटल के एटम में खास बात यह होती है कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस मतलब जो सबसे बाहरी कक्षा में स्थापित इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के साथ में करेक्टली टाइटली बॉन्डेड नहीं होता। तो जैसे ही हम इसको रूम पर लेकर आए, रूम में मौजूद थी हीट, वो हीट इस बॉडी में गई, हीट बॉडी में जाने का मतलब बॉडी के एटम्स में गई, बॉडी के एटम्स में जाने का मतलब बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स में गई। तो जैसे उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास हीट पहुंची, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ गया सरफेस से। और ये ऑलमोस्ट सारे एटम से होता, ऑलमोस्ट बोला, याद रखना, ठीक। अब क्या हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव, ये न्यूट्रल था, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो ऑलमोस्ट सारे एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो हम ऐसा मानते हैं ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स खाली स्पेस में जिगजैग मोशन करते हैं। भाई साहब, इसकी भी कहानी है जिगजैग मोशन की, फिर कह रहा हूं उतना डीप में नहीं जा रहा, राइट। तो ये ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे जिगजैग चलते चले जा रहे हैं, तो ये मोशन के लिए फ्री होता है। आप ऐसे मोटी मोटी बात समझ लीजिए। अब क्या हुआ, पूरी बात समझिएगा ध्यान से। ये जो प्रोसेस है ना, हीट लेने का और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, इस प्रोसेस का नाम होता है थर्मल एजिटेशन। तो थर्मल एजिटेशन प्रोसेस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं एक्चुअली किसी भी मेटल पे। आप बहुत ठंडी जगह पे चले जाएं, बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह, जैसे अंटार्कटिका वगैरह है, वहां चले जाइए, तो वहां पे आपको काफी कम टेम्परेचर मिलता है, तो इनकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेंगे फ्री। क्लियर है बात? खैर, अब जरा इधर आइए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, मुद्दा ये है। अब जैसे हमने क्या किया, हमने इस मटेरियल को कोई भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया या कोई भी चार्ज सप्लाई किया, मान लीजिए हमने इसको 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, मान लो दिया। अब जैसे ही 2 माइक्रोकूलम का चार्ज देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, पॉजिटिव देंगे, दोनों ही चीजों में एक कॉमन बात होती है। जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली आए इसके अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो इससे एनर्जी बढ़ी। मान लीजिए हमने माइनस इतना चार्ज दिया, तो इससे क्या हुई, इससे एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ी तो ये सिस्टम चाहता है कि इसमें एनर्जी ना बढ़े, या बढ़े तो कम से कम बढ़े, क्योंकि एनर्जी बढ़ने के बाद सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। ये तो बात तो बोल चुका हूं आपसे। तो मैंने जैसे ही चार्ज दिया, इस सिस्टम में स्टेबिलिटी घटी, यानी एनर्जी बढ़ी। तो ये क्या चाहता है कि जो अलग से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जो अलग से चार्ज पार्टिकल्स आए हैं, ये चार्ज पार्टिकल जितना मैक्सिमम दूर हो सके उतनी मैक्सिमम दूरी पे जाके सेट हो जाए। ठीक? तो क्या नेचर बना? नेचर बना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये एक्सटर्नल जो चार्ज हमने इसको दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पहुंचा दिया जाता है आउटर सरफेस पर। समझ आई बात? मेटल में, अब पूरी कहानी मोटी मोटी सुनना। मेटल में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो भी आपने इसको चार्ज दिया, वो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से आउटर सरफेस पर जाके स्टोर करा दिया जाता है, ताकि इसकी एनर्जी कम से कम बढ़े, ताकि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे ही रहे। आप समझ गए? कुछ बात आप समझ गए? बोलिए बेटा, बात क्लियर हो गई? पक्का ना? जैसे मान लीजिए ये वही चीज है कि एक घर है, फैमिली है, सब बढ़िया चल रहा है। उस घर में अचानक से 1-2 लोग अनवांटेड आ गए रहने के लिए। अनवांटेड मतलब जिनको हम नहीं पसंद करते हैं। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्यों पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके आने की वजह से तो एनर्जी बढ़ी थी ना। तो जब अनवांटेड लोग हमारे घर में आते तो हम क्या करते हैं? उनको अपने बीच में रखते हैं। घर मान लीजिए बड़ा है, अब एक कमरे का घर हो तो बात अलग है।
बड़ा घर, उसमें एक आपके रहने की जगह है, एक आउटर में भी कॉटेजेस बने हुए हैं, मतलब बढ़िया घर चौकस, ठीक, आउटर में भी कॉटेज है, सब है, तो आप क्या करोगे? कहेंगे ऐसा है, धीरे से आपस में ही बात करोगे, आपस में जो तुम्हारे अपने भरोसे वाले फैमिली मेंबर्स, वही तुम्हारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यार ऐसा यार, इसको मैनेज करो यार, इसका सामान वामान ना, ये जो आउटर में जो कॉटेज बना रखे हम लोग वहीं रखो यार, खाना वाना सब दे देंगे इसको। यही तो होता है, वही काम इसके साथ हुआ। अनवांटेड आया, इसके आते एनर्जी बढ़ी, तो ये बंदा क्या चाहेगा कि ये आउटर कॉटेज में जाके रहे, मैक्सिमम दूरी पे रहे, तब ये स्टेबल रह पाएगा, तभी तो आप शांति से रह पाओगे। सही कह रहा हूं कि नहीं? ऐसा ही इलेक्ट्रॉन दिए तो जब पॉजिटिव दोगे तब भी, वैसे पॉजिटिव कभी दिया नहीं जाता, पॉजिटिव जाता है केवल इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम पॉजिटिव चार्ज कभी सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने नेगेटिव के लिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन अगर मान लो इसको मुझे पॉजिटिव चार्ज देना होता तो मैं क्या करता, तब इसमें इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, काम करता है। आइए जाओ उसी बात पे आ जाता हूं ना, काहे को ज्यादा दूर क्यों जाते हैं। मान लीजिए यही है पूरी कहानी, सब कुछ वही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ढेर सारे, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आओ बेटा, ये है ट्रेमेंडस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें एक नेगेटिव चार्ज आया, मान लीजिए आया, नेगेटिव चार्ज तो सॉरी नेगेटिव तो दे दिया, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आया तो कैसे आएगा, क्वेश्चन इज दिस। नेगेटिव तो हम ला सकते हैं, +2 माइक्रो कूलम कहां से लेकर आओगे, जब इसके बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर दोगे आप, ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी। कोई पॉजिटिव चार्ज वार्ज नहीं होता, पहले बताए दे रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आप समझ गए ना? तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई, तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका मतलब कुछ n इलेक्ट्रॉन बाहर किए होंगे, n इलेक्ट्रॉन निकाले, लिख दिया मैंने, तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर किए होंगे ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉनों की कमी आई होगी, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी आई होगी, एनर्जी बढ़ी होगी। समझ गया ना? एनर्जी बढ़ी होगी, फिर से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने में ही ऐसे अरेंज हो जाएंगे जो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को दिखाने लगेंगे, अंदर वैसे ही रहेगा। कुछ आई बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉनों की कमी शो की जाएगी वो आउटर सरफेस पे शो की जाएगी, तब जाके हम कहेंगे कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया। तो मोटी मोटी बात बोलूं, मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, मेटल बॉडी है, उसमें अगर नेगेटिव दोगे तो वो आउटर सरफेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? और अगर तुमने उसको पॉजिटिव दिया तो वो भी आउटर सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब एक मासूम सा सवाल बना, तो सर क्या कभी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? जवाब है यस। अब बात समझ गए? कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होगी, कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी मेटल होगा, उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका मटेरियल है, वहां कोई भी चार्ज नहीं होगा। पूरा चार्ज किधर होगा? आउटर सरफेस पर होगा। क्लियर हो गई बात? अब ये बात लिख लो तुम। ये सॉलिड कंडक्टर की कहानी थी या हॉलो? सॉलिड। हॉलो की भी यही कहानी होगी। आप कहोगे है हॉलो में तो अंदर सर मटेरियल ही नहीं होगा, सही है कि नहीं? हॉलो में तो अंदर मटेरियल ही नहीं होगा, सही कह रहे हो कि नहीं? अच्छी बात है, मटेरियल ही नहीं तो बिना मटेरियल के चार्ज स्टे करेगा क्या? क्यों भाई? अब ये हॉलो है, ये हॉलो है, अब तुमने यहीं पे चार्ज दोगे ना, अब अंदर तो दे ही नहीं पाओगे चार्ज, खाली है। अगर अंदर इसमें मटेरियल ही नहीं है, मुन्नी लाल सामने देखो, खाली है, अंदर मटेरियल ही नहीं, तो क्या अंदर चार्ज दे पाओगे? चार्ज देने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन अंदर से निकालना या अंदर इलेक्ट्रॉन भेजना। जब मटेरियल ही नहीं है तो क्या आप ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब हॉलो में तो ऑटोमेटिकली वो आउटर सरफेस पे ही स्टे करेगा। हॉलो तो सबसे आसान हुआ। क्या बात समझ में आई? क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ, लिख लो फिर इसी बात पे। क्या मालूम है, आपने हेडिंग तो डाल दी, एक लाइन लिखिए। फिगर इगर क्या ये बनाना चाहोगे आप? नहीं यार, फिगर क्या करोगे ये सब बना के? बड़ी गंदी टाइप की कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बनाओगे तो परेशान हो जाओगे, है कि नहीं? तो केवल रिजल्ट्स लिखो, बढ़िया है। चार्ज ऑन अ कंडक्टर आपने हेडिंग डाली, लिखिएगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, due to free electrons, charge is always, due to free electrons, charge is always, क्या नहीं, हाँ लिखा, due to free electrons, charge is always, अभी समझ में आ रहा बेटा? resides, reside मतलब एग्जिस्ट करना, resides on its outer surface. Charges always exist on outer surface, ये भी लिख सकते हो। resides on outer surface ये भी लिख सकते हैं। हो गया? अब सुनो ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में दो स्फीयर है, ये फिगर बना लेना, लेकिन पहले देख लो मैं कर क्या रहा हूं। दो स्फीयर्स हैं, सॉलिड और सेम रेडियस का। हॉलो स्फीयर लिख दो या हॉलो शेल लिख दो, सेम रेडियस है, इसका भी आर है। अब बताओ, एक सॉलिड और एक हॉलो है। सॉलिड में बीच में मटेरियल भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, हॉलो खाली है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों की मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी सेम होगी? क्यों? क्योंकि इसमें अंदर चार्ज आना नहीं है और इसमें अंदर मटेरियल ही नहीं है, तो दोनों में ही आप सीधे सीधे बोलोगे आउटर सरफेस पे ही चार्ज कलेक्ट होगा। तो यहां पे आप कुछ ऐसा कंसीडर कर लो कि यहां पे कोई चार्ज दिया, ऐसे मान लो ये आया, ये गया, ठीक है? तो ये कहां गया? ये यहां गया। तो ये प्लस क्यू का चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहां तो गुरु तुम सरफेस एक दो, क्योंकि अंदर तो कुछ है ये नहीं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, समझ गए? नहीं कर पाओगे बेटा, अभी उस्तादी लाओ पहले अपने अंदर। मैं तो शुरू ऊपर ले गया, तो तुम तो ऐसा लग रहा है जेंडर ही चेंज करवाने पे तुले हो। बेटा जेंडर चेंज होने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। आदमी ना इधर का रहता ना उधर का, फिर आदमी ही नहीं रहता है। हो गया भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक को क्लास मत मिस करना, बार बार बोल रहा हूं, हर क्लास में बोल रहा हूं। मिस किया, देखो इसे कम से कम 3 सवाल 4 सवाल मिलते ही अलग अलग तरीके के, समझ गए ना? सर्किट का आएगा, कूलम्स लॉ पे आएगा, पोटेंशियल पे आएगा, मान के चलो 16 नंबर है ये तुम्हारे। और आपको ये भी बताया जा रहा है, आपके नीट में सवाल कठिन नहीं आएगा, ये भी है ट्रिकी आ सकता है, जैसे पीछे वाला बताया था वो ट्रिकी टाइप दे सकते हैं सवाल, कठिन नहीं आएगा कि बहुत भीषण कैलकुलेशन हो गया तुम परेशान हो गए, कुछ नहीं आ रहा ऐसा। असर्शन रीजन पे आ सकता है सवाल, है ना? तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल बनता है, फिर आपके सामने मैग्नेटिज्म मॉडर्न, बस यही है। चलिए खैर, जितना आज पढ़ा है समझ आया?
ठीक, अगली क्लास से फिर मुलाकात होगी, यानी कल ठीक 10:15 बजे।